मॉर्निंग लाहौर और आप सबको जागो लाहौर में खुश आमदीद भी कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और ये दुआ भी है हमेशा की तरह कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल भी रख रहे होंगे और जनाब हमारा शो देखकर मुस्कुरा भी रहे होंगे। और हमारी हमेशा की तरह यही कोशिश होती है कि दिन का जो आगाज़ है ना किसी खूबसूरत नसीहत या फिर अच्छी सी बात से किया जाए ताकि आपका पूरा दिन ना अच्छा गुजरे। और अफलातून का एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला है और कुछ यूं है कि अक्लमंद उस वक्त मुंह खोलते हैं जब उन्हें कुछ कहना होता है और बेवकूफ़ कुछ ना कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते ही रहते हैं। और हमारे यहाँ ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस होती जा रही क्योंकि सोशल मीडिया की मेहरबानी से ना अब गली गली बल्कि गांव गांव अहले दानिश पाए जाते हैं और इनका सिर्फ एक ही काम होता है, वो है बोलना। और बोलते वक्त ये कुछ भी नहीं सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सोचते तो बोलते ही क्यों, ये भी एक सवाल होता है। और जैसे ही इन्हें कुछ मालूम होता है ना तो ये दूसरों तक इल्म पहुंचाने के लिए अपना जो मुंह है ना वो खोल बैठते हैं और सोशल मीडिया की पोस्ट के ज़रिए तरह तरह की इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचती रहती है और फिर इनमें बहुत सी बातें ना इनसे मुतालिक होती है और ना उनसे मुतालिक होती है जिन्हें ये बताने पर तुल जाते हैं या आगे पहुंचा देते हैं। तो फिर ये बताना किस खाते में आएगा, और बोलने के खाते में आएगा ना और किस खाते में आएगा। और कहने और बोलने में ना बहुत फ़र्क होता है, मगर ये फ़र्क हमारे यहाँ यूँ नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि इंसान बस देखता और सोचता ही रह जाता है। और अल्लाह ताला ने ना हमें कुव्वत गोयाई अता की है और ये बड़ी अच्छी एक नेमत भी है, तो सिर्फ इसलिए कि इसकी मदद से अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को हम आसान बना सके। कुव्वत गोयाई का हामिल होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता ही रहे। इंसान इसलिए खाता है कि ज़िंदा रह सके और हम इसलिए ज़िंदा नहीं कि खाते ही रहे। और यही मामला बोलने का भी होता है कि ज़बान भी अल्लाह ताला की अता करदा एक नेमत है और बोलने की लियाकत व महारत भी है। तो ये सारी नेमत इसलिए नहीं हमें मिलती है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते ही रहे और इसकी सूरत में हम लोग अपने अल्फाज और अपनी चीज़ों को ज़ाया कर दे। तो इसलिए बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि बोलने से पहले हमेशा तोलना चाहिए, सोचना चाहिए। तो इसलिए कम बोलना चाहिए और अच्छी बात हमेशा करनी चाहिए जो कि आपके लिए भी आसानी पैदा करे और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करे। तो इसलिए जो हर वक्त बेफजूल मैं कहूँगी कि जो बोलते रहते हैं, जो कुछ भी नहीं होता और सिर्फ बोलते रहते हैं, इधर की बात उधर करते रहते हैं, अगर उन तक कोई चीज़ पहुंच जाती है और वो उसको डबल चेक किए बगैर आगे पहुंच जाते हैं ना, तो इस तरह की बातों से भी हमें गुरेज करना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पास शायद बहुत ज़्यादा मालूमात का ख़जाना है जो हमें आगे पहुंचाना चाहिए, लेकिन शायद वो मालूमात कभी ना कभी आपकी गलत भी साबित हो जाती है। आपने वो एक इंसान से सुनी है, शायद वो गलत भी बयान कर रहा हो, वो आगे तक वो बात गलत पहुंचा रहा हो, उस तरह ना पहुंचा रहा हो जिस तरह वो बात हुई हो। तो इसलिए इस तरह की प्रैक्टिस से ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा इज्तनाब करना चाहिए और आसान ज़िंदगी बनानी चाहिए, ख़ुद भी आसान ज़िंदगी गुजारें और दूसरों के लिए भी खुशियाँ बिखेरने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये आज का हमारा मोटिव था, आज का मोटो था कि जनाब कम बोलिए लेकिन मयारी बोलिए। तो अब आगे हम भी बढ़ते हैं। और तुम्हें जोड़ों में पैदा किया गया है, निकाह हमारे नबी की सुन्नत भी है और निकाह नस्ल इंसानी की बका के लिए एक मजबूत शरई कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। मियाँ बीवी को ना गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है ताकि वो ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात साथ मिलकर गुजार सके, लेकिन आजकल ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं आता है। बेशक तलाक को अल्लाह के यहाँ बहुत नापसंदीदा अमल कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये खूबसूरत रिश्ता समाजी रसूमात की भेंट चढ़कर बर्बादी का शिकार होता जा रहा है। और ये ऐसा बंधन है जिसका आगाज़ अक्सर व बेशतर मुसर्रतों नेक तमन्नाओं से होता है। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजूहात होती है कि एक साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले मेरी लाइफ, मेरी वाइफ और माय हबी माय हार्ट कहने वाले एक दूसरे की सूरत देखने के भी रवादार नहीं रहते हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये बुराई किसी बिफरे घोड़े की तरह बेलगाम हो चुकी है। और गुज़श्ता 2 दहाइयों की अगर बात की चली जाए ना तो पाकिस्तान में तलाक की शरह में 70% इजाफा देखने को मिला है। लाहौर में गुज़श्ता 1 साल के दौरान 24,000 से ज़ायद तलाक
और खुला के केसेस सामने आए हैं। तो तलाक की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसके केसेस गुज़श्ता ज़माने के मुकाबले आजकल क्यों तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, सोशल फैक्टर जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि क्या है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलील मौजूद हैं। जनाब उनसे जानेंगे, माहिर समाजियात हैं, कि क्या इस तरह के फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से तलाक की शरह बढ़ती जा रही है और उनके लिए क्या क्या इक़दाम हमें उठाने की ज़रूरत है। डॉक्टर आयशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुनीबा, जिसके लिए आज आपने मुझे इनवाइट किया है। बेसिकली जो डाइवोर्स रेट है वो ओवरऑल दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इससे जो मैरिज के ऊपर ट्रस्ट है ऑफ द अपकमिंग जनरेशन वो भी डिक्लाइन हो रहा है। exactly. तो अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसको मैंने इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया। इट वाज ऑन द इंटीमेट रिलेशनशिप्स अमंग द अनमैरिड यूथ ऑफ पाकिस्तान। सो बेसिकली उनमें जो चीज़ें सामने आई वो ये था कि आप सोशल मीडिया के यूजेज की वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जिनसे वो साइड बाय साइड देर इन कॉन्टैक्ट और वंस दे गेट इन टू रिलेशनशिप इट्स ईजी फॉर देम टू डिज़ोल्व इट, फ़ौरन से उसे डिज़ोल्व करें। वो जो पहले ब्रेकअप और जो शादी टूटने का दुख होता था, अब वो चीज़ें नहीं रही। सेम गोज़ फॉर द जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी कि अब आसान है शादी को तोड़ देना। दे हैव ऑप्शंस। देखिए, शादी सबकी हो जाती है, पार्टनर्स भी मिल जाते हैं, लड़कों को भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, लड़कियों को भी मिल जाती हैं। तो उसमें लेकिन शादी एक इंस्टीट्यूशन है हमारे माशरे का और उससे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी तरबियत जुड़ी हुई है, माशरे की स्टेबिलिटी जो है, हार्मनी जुड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए टाइम देना चाहिए। एक रिलेशनशिप को इतनी जल्दी ख़त्म ना करें, आप उसको ब्रेक्स ले लें। तो और इसके जो सोशल फैक्टर्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रीजंस होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कपल्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसमें उनके फाइनेंशियल रीजंस इन्वॉल्व होती हैं कि पैसों की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और मैं ये कहती हूँ मुनीबा कि हर दो इंसान आपस में डिफरेंट है। A to Z ले लें, हर इंसान डिफरेंट है। कोई इंसान जो लोग कहते हैं ना बिल्कुल ये मेरे जैसा है, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही है। लड़के के लाइफ एक्सपीरियंसेस और हैं, लड़की के लाइफ एक्सपीरियंसेस और हैं। तो उसकी ट्रेनिंग और तरीके से घर में हुई होती है। डिफरेंट फैमिलीज़ में इवन जो ट्विन ब्रदर्स हों या ट्विन सिस्टर्स हों, बिल्कुल उनके जो परसेप्शन है, जिस चीज़ को वो नोटिस करते हैं, इवन उसका डिफरेंस भी हो सकता है। तो नो टू पीपल कैन बी सेम। तो आप इस चीज़ को समझें कि कॉन्फ्लिक्ट इज ह्यूमन नेचर। बड़ा मुश्किल होता है ना कि जो दूसरा जेंडर है हमारे साथ, वो एक अलग परसेप्शन रखता है, वो चाहे बीवी हो या फिर हस्बैंड हो। तो ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है डॉक्टर आयशा। मतलब बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा जो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पर्सन भी वैसा ही सोचे, तभी चीज़ें चल सकती है। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप स्पेस दें, ह्यूमन एरर की भी गुंजाइश दें ना। और ये भी नहीं देते हम। हाँ जी, पहले ये होता था शादियाँ क्यों इतना टाइम चलती थी। 30-30 साल के शादीशुदा कपल हैं, बूढ़े नज़र आते हैं, इकट्ठे हैं, देर स्टिल टुगेदर। तो उन्होंने एक दूसरे को टाइम दिया हुआ, इन्वेस्ट किया एक दूसरे में। ट्रस्ट करें, इंसान को गलती का मार्जिन दें। और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हर जगह होंगे, हर रिलेशनशिप में होंगे। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर देखें इनकेस अगर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसका कोई एंड नहीं आ रहा, आपको कोई सिरा नहीं मिल रहा, देन यू शुड रीच आउट और आपको हेल्प लेनी चाहिए। और उसमें मैं कहती हूँ हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमारे एल्डर्स जो हैं वो इंटरवीन कर सकते हैं। उनको उसको नेगेटिवली इंटरवीन नहीं करना चाहिए, पॉजिटिवली दे शुड इंटरवीन और शादियों को बचाएं, लोगों को समझाएं, बच्चों को कि ये सीरियस मैटर है। अगर आप रेडी नहीं है किसी कमिटमेंट के लिए तो डोंट गेट इनटू अ रिलेशनशिप अनलेस आप बहुत ज़्यादा मेंटली रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ ये इंसान है, इसके साथ मैंने लाइफ गुजारी है, देन मेक अ कमिटमेंट। बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, फिर उनका आप नहीं सोच रहे होते, सिर्फ अपनी ईगो का सोच रहे होते हैं। स्टडीज़ हमें क्या बताती है डॉक्टर आयशा कि किस तरह की मतलब डाइवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा जो खुला के केसेस है वो भी बहुत ऑब्वियसली वो लड़की की तरफ से फाइल किए जाते हैं खुला के केसेस, इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से खुला फिर लेनी पड़ जाती है? जी, इंटरनेशनल रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली 90% ऑफ जो डिवोर्स के केसेस फाइल होते हैं ना, वो 90% ऑफ द टाइम्स वुमेन इनिशिएट करती हैं बिकॉज दे आर मोर इमोशनल। वो कहती हैं ठीक है अच्छा चले मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक्चुअली वो रिलेशनशिप में ये भी रिक्वायर
कर रही होती हैं, ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि हस्बैंड कहेगा नहीं नहीं ठीक है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगा, रुक जाओ। क्या हर्ज है? आदमी क्यों अपनी ईगो को थोड़ा नीचे नहीं लेके आ सकता? वो उसको रोक ले, इतना कह दे तो वो ख़वातीन फ़ौरन से इमोशनली दे मेल्ट डाउन। तो वो यही सुनना चाह रही होती हैं। बस हम एक्चुअली मेरे ख्याल से अपनी ईगो को लेट डाउन नहीं कर रहे होते हैं। तो रिसर्च भी यही चीज़ बता रही होती है। मतलब दोनों साइडों से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। हालांकि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो ये कहते हैं कि हम मर्द हैं, हम हस्बैंड हैं और हम लोग घर के सरबराह भी हैं, फैमिली के सरबराह भी वही होते हैं, तो हम लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? अगर लड़की एक आई है, घर की औरत है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़, मतलब हमारी ये कहीं ना कहीं माइंडसेट भी तो यही है ना। हमारे घरों में भी एक बताया जाता है कि आप लड़की हो तो आपको आगे जाके रिश्ता निभाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए ये नहीं बताए जाते, और किस तरह के नहीं करने चाहिए ये भी नहीं बताया जाता है। सिर्फ ये बताया जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो आगे जाके क्या होना चाहिए, किस तरह अपनी लाइफ को हमें स्टेबल करना चाहिए? शादीशुदा जो कपल्स हैं उनको क्या टिप्स आप देंगे कि किस तरह इस ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं? पहले तो मैं कहती हूँ जो घरों में बेटे होते हैं ना माओं के, उनको चाहिए उसको ये ना बताएं कि सिर्फ माँ बाप का रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, माँ बाप ने आपको पैदा किया तो आपको ख़रीद लिया है। जैसे अल्लाह ताला ने पहला रिश्ता जो बनाया आदम और हवा का, वो शादी का रिलेशन, पहले माँ बाप नहीं बनाए, पहले मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बनाया। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए हर एक को कि अगर स्पेस दें, बेटे की शादी उसको उसकी स्पेस दें डिसीजन लेने की रिगार्डिंग हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ के बारे में खुद डिसाइड करे, आप उसको डिक्टेट ना करें, आप उसको वो क्या कहते हैं स्पून फीडिंग कि अच्छा अब ये करो। ट्रायंगल नहीं होनी चाहिए कि मेरे से होके वाइफ की तरफ उसका रिलेशनशिप जाए, वो ना करें। आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि रिलीजियस तौर पे भी वो बहुत सैक्रेड रिलेशनशिप है शादी, और हस्बैंड वाइफ भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। और आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने जो रिसेंटली रिसर्च कंडक्ट की उसमें था कि लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट भी डिक्लाइन हो रहा है। इवन पीपल आर गेटिंग इनटू मैरिज जस्ट बिकॉज उनको लग रहा है कि शादी करनी है। हमारे सोसाइटी में बच्चे जवान होते हैं, उनको पूछा जाता है अच्छा शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, तो गेट इनटू मैरिज। तो उनको ये नहीं समझ में आ रही कि कितना इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है। एक दफ़ा कमिटमेंट कर ली तो ये जिम्मेदारी है। आदमियों को भी ये समझ में आना चाहिए कि आपने एक खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो अब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। ये नहीं कि आपका 10 साल के बाद दिल किया आप उसको कहें अच्छा ठीक है अब तुम चली जाओ। जैसे हम हदीस से ले सकते हैं रहनुमाई, उसमें ये कि अगर खातून जो है उसका उसने अपनी लाइफ गुजार दी है सर्व करते करते, उसके पास बच्चे, अब आप उसको ऑल ऑफ अ सडन नहीं कह सकते कि अच्छा मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तुम चली जाओ। ये नहीं कर सकते। इस्लामी तौर पे भी किसी भी रिलीजन में ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं। तो कुछ ना कुछ तो हमें करने की ज़रूरत होती है ना। मतलब जो हमारी फैमिली है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कितना हद तक उस मैरिज के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है मुनीबा। मेरे ख्याल से इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हस्बैंड वाइफ के मैटर्स में। कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, बेटा पानी तो नहीं ले गया, वाइफ के लिए कॉफ़ी तो नहीं उसने सुबह सुबह बना ली अपनी वाइफ के लिए। आप उनको स्पेस दें, उनके जो पर्सनल स्पेस है ना उसको अंडरस्टैंड करें। हमारे यहाँ घरों में इकट्ठा रहते हैं ज़्यादातर लोग, सो उनको ये लगता है कि उनका फ़र्ज़ है हर चीज़ में इंटरफेयर करना, देखना। अब बहू उठी नहीं, आई नहीं, बेटे ने उसको ये नहीं कहा, वो दोनों बाहर चले गए, अनलेस आपको बस इन्फॉर्म करके जा रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, समटाइम्स नहीं भी इन्फॉर्म करें, इट्स फाइन। आप लोग उनको मार्जिन दें, इंसान होने का, गलती करने का मार्जिन दें। तो मेरे ख्याल से फैमिली को पॉजिटिव जो है ना इंटरफेरेंस करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। अदरवाइज़ जो बेसिक यूनिट है ना, बुनियादी यूनिट है माशरे का, वो हस्बैंड वाइफ मैरिज से शुरू होती है फैमिली। तो अब एक्सटर्नल जो हैं लोग उनको नहीं इतना ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन स्टडीज़ क्या कहती है, इंटरफेरेंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा रेशो जो है उसमें इजाफा है। जी, ये रिस्क फैक्टर है। रिसर्च ये कहती है कि जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन है, इन लॉज की इंटरफेरेंस, ज़्यादातर रिसर्च ने यही बताया कि इनकी वजह से ही हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कोई थर्ड पार्टी ले ले, जैसे देखिए मुनीबा, हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए कि अगर आप काम करते हैं किसी ऑफिस में तो वहाँ आपके कोलीग्स हैं, आपकी फ्रैंकनेस है, लेकिन आपकी फैमिली भी, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, मदर है, हर एक की अपनी अपनी जगह है। अगर आपको कभी चूज़ करना पड़े अमंग अ कोलीग या वाइफ, तो आप वाइफ को चूज़ करें। अच्छा, अगर आपकी वाइफ कह रही है कि फ़लाँ इंसान से इंटरेक्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कम कर दो, तो आप उसको रिस्पेक्ट दें, ना कि आप अपनी वाइफ की पिटाई शुरू कर दें आके, जी तुमने कैसे इंटरफेयर किया या मेरे कोलीग्स। वहाँ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। आपको पता होना चाहिए किसकी कितनी प्रेफरेंस है, किसकी कौन सी जगह है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली लेके चलें, कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अपने पार्टनर की राय का ख्याल रखना चाहिए।
और दूसरा कि पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग किस तरह की होनी चाहिए। मतलब बहुत सी हम देखते हैं कि लव मैरिजेस भी होती हैं, स्टार्टिंग में तो मैरिज से पहले तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, स्टडीज़ भी कहती हैं कि बाद में जब शादी हो जाती है और वही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद उनकी तलाक हो जाती है। तो क्या पहले ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और बाद में क्या होता है कि बाद में वो फिर तलाक तक जो है बात पहुंच जाती है? पहले सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी। अच्छा। और फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो चीज़ें आपने प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, अच्छा। हस्बैंड ने भी वाइफ ने भी। फिर वहाँ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती तो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। या फिर राय का इख्तलाफ अगर है तो उसमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अच्छा मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस तरीके के हैं, उनकी ये पर्सनैलिटी है, ये सोचते हैं, ठीक है, उनको मार्जिन दे। ये नहीं कि आप उसको चेंज करना शुरू हो जाए। सेम गोज़ फॉर द हस्बैंड। वाइफ जिस तरीके से सोचती है, लेट्स सपोज अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करती है तो लेट हर डू दैट, उसको स्पेस दें अपनी। कॉन्फ्लिक्ट करने की बात ही नहीं, इंजॉय करें डिफरेंस को। शादी के बाद भी सेम चीज़ जो है ना उसको इंजॉय करें। पहले भी आपको वो बंदा उसी क्वालिटीज़ में पसंद आ रहा है जैसा वो है, Exactly, या फिर वो हाँ। जैसा आपको प्रेजेंट कर रहा है। बाद में भी आप उसको अंडरस्टैंड करें कि रोल्स चेंज हो गए हैं तो उसकी ये नया रोल में उसके ऐसी ही डॉक्टर आयशा के बाद में ये बड़ा आता है कि पहले वही बंदा आपको उन्हीं क्वालिटीज़ में पसंद आ रहा होता है और जैसे ही शादी हो जाती है फिर उन्हीं क्वालिटीज़ को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा अब ये तुम्हारी क्वालिटी मुझे नहीं पसंद, अब इसको चेंज कर लो। ऐसा क्यों होता है? ख़ास तौर पे देखें जब ख़वातीन हैं घरों में काम करती हैं, हस्बैंड की लेट्स सपोज वो नहीं जो अर्न करनी, जॉब नहीं करने जा रही, तो अपने हस्बैंड की जो इनकम आ रही है उसी पे रिलाई कर रही है। तो हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि उसकी जो वाइफ है अगर वो किचन की खातून है, घर के उसने कपड़े पहने हुए, हर वक्त शी इज़ इनटू वर्क और उसकी हालत जैसे आप समझ रही है ना, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो वो उस तरीके की इसलिए है क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड है और वो उसमें आपको सपोर्ट करिए, आपका घर चला रही है। ना कि अब आप ये करें कि बाहर जाके जो खूबसूरत प्यारी प्यारी ख़वातीन हैं, हाँ ठीक है अप्रिशिएट करें ब्यूटी को, दे आर एग्जिस्टिंग, लेकिन आप ये नहीं है कि उस बंदी को जो आपके लिए उस तरीके की है जैसा आपने उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है तो उसको आप पीछे कर दें और कहें कि जी ये स्टैंडर्ड है, तुम ऐसी नहीं लग रही तो मुझे तुम नहीं चाहिए हो। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि पहले वही चीज़ें हम पसंद आ रही होती है एक दूसरे के अंदर। ये लड़का लड़की दोनों साइड से होता है, बोथ साइड से हो रहा होता है कि हमें वही चीज़ें पहले पसंद आ रही होती है और आफ्टर मैरिज वही चीज़ें हमें, मैं तो कहूँगी कि जहर लग रही होती है। फिर हम एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि अब ये चीज़ें, ये आदत जो है ये चेंज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हमें डिस्टेंस या स्पेस देनी चाहिए एक दूसरे को इन तरह की चीज़ों को। समटाइम्स अगर किसी मॉडर्न लड़की से शादी कर लिए लड़के ने तो फैमिली के इन्फ्लुएंस पे वो उसे कह रहे होते अब तुम चेंज हो जाओ, अब तुम पर्दा करना शुरू हो जाओ, तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं है। आपने पहले उसको उसी तरह पसंद किया है जिस इंसान को, वैसे ही रहने दें उसको, उस पर छोड़ दें कुछ चीज़ें, क्लोथिंग चॉइसेस या किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी, अनलेस वो रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर है तो आप उसको स्पेस दें। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं और पहले भी इवन के शादी से पहले भी जो अरेंज मैरिजेस भी होती हैं उसमें भी जो पेरेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि लड़का कितने फिगर्स, उसकी जो सैलरी है वो कितने फिगर्स की है, और फिर शादी के बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से भी डाइवोर्स रेशो जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखें जब आपने नियत ही ऐसी की है कि आपका मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट है किसी से शादी करने का, तो कभी भी आप उस इंसान को उसकी प्रॉब्लम्स के साथ एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको जहाँ पर लगेगा कि अब ये फाइनेंशियली वीक है आप उसको छोड़ देंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और लोग क्या करें आजकल, जो यूथ है वो कह रहे हैं जी अच्छा हमें शादी करने के लिए कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें मुल्क से बाहर ले जाए, वहाँ पे हमें पीआर मिल जाए, या फिर कोई ऐसा हो जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो तो हम शादी करेंगे, हम अपनी बेटी देंगे। तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आप सुन्नत से रहनुमाई लें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल एक आदमी के पास कोई ज़रिया आमदन नहीं है उससे भी निकाह किया हुआ है और वो कमिटमेंट पूरी की हुई है। अब जो भी हालात हों, वंस यू मेक अ कमिटमेंट स्टिक टू इट, उसको आप लेके चलें, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मेहनत करें, चीज़ें ठीक हो जाती हैं लाइफ के साथ। और ये भी देखने में आता है कि समटाइम्स कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम्स में रहा है, चलता रहा है, आपकी शादी को उसने चलाया है, जैसे भी फाइनेंशियल हालात हैं हस्बैंड के, जैसे ही हस्बैंड के साथ कुछ अच्छा हुआ है उसने कहा अच्छा चलो अब तो मुझे कोई इससे बेहतर वाइफ मिल जाएगी, तो उसने उसको जो छोड़ दिया। ये चीज़ें हो रही हैं हमारे यहाँ, कमिटमेंट के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो किस तरह इनको बेहतर किया जा सकता है? हमारे जो आने वाली नस्ल है या अभी भी जो बच्चे हैं हमारे, उनकी किस तरह की हमें तरबियत करनी चाहिए, माइंडसेट किस तरह का बनाना चाहिए ताकि आगे आने वाले जो टाइम है उसमें कोई बेहतर मुआशरा हम लोग तश्कील कर सकें?
जी मुनीबा, मेरे ख़्याल से सेल्फ़ मोटिवेशन या सेल्फ़ ड्राइव नहीं होती ना, इंसान के अंदर ख़ुद से किसी काम को करने की ख्वाहिश ना हो तो वो काम नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान इस चीज़ के लिए ट्रेन है, ख़ुद को ट्रेन कर ले कि उसने अपने आप को कमिटमेंट में रखना है, चीज़ों को फेयरली एथिकली लेके चलना है, तो ये चीज़ की जा सकती है। हमें जो टारगेट करने की ज़रूरत है, हमें उसी सेल्फ़ ड्राइव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है ओवरऑल सोसाइटी पर, कि किस तरीके से हम यूथ को ट्रेन करें कि उसमें ये खुद से इनिशिएटिव हो कि हाँ जी शादी इंपॉर्टेंट है, उसको बचाना है, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं, कमिटमेंट जो वर्ड्स आप देते हैं ना वो सिर्फ आदमी के नहीं होते, आदमी ने मर्द ने नहीं ओन करने होते वर्ड्स, वो ख़वातीन ने भी ओन करने होते, हर इंसान ने ओन करने होते हैं। लेकिन फिर मसला ये आ जाता है कि जो नौजवान नस्ल है ख़ासकर उनमें ये चीज़ें ज़्यादा परवेल कर रही हैं और वो इस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं कि ठीक है अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म होने दें। इवन के फिर उनके जो वालिदैन होते हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ठीक है इट्स ओके, दूसरी शादी हो जाएगी, हम कहीं और शादी कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी हो रही थी जिनकी वजह से उन्हें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है। यू राइट। पेरेंट्स को सही तरीके से बच्चों को गाइड करना चाहिए। बिल्कुल पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा बात सुनी जाती है। देखिए जो इंसान प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों को सिखाई जाती है ना पेरेंट्स की तरफ से, सारी ज़िंदगी बच्चा उसको डिफेंड करता रहता है। इंसान जैसे जैसे ग्रो करता है उसी इन्फॉर्मेशन को सही मानता है, और उस इन्फॉर्मेशन से कोई चीज़ अगर मैच नहीं करती, क्लैश करती है, तो उसको इंसान डाउट करता है, अंदर दिल में गिल्ट की फीलिंग पैदा होती है। तो जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करें बच्चों की, सोशलाइजेशन प्रॉपरली करें। सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन का मतलब होता है तरबियत, कल्चर की ट्रांसमिशन। अच्छा। तो ये अमूमन हम इसको सोशलाइजेशन, मिलना, सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए मैं मेंशन करी। ज़रूर। अच्छा दूसरा डॉक्टर आयशा, जो ख़वातीन आपको जो देख रही होंगी इस वक्त घर में बैठ के, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे या क्या बोलेंगे कि वो किस तरह अपनी इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकती है? क्या क्या चीज़ें होती है एक रिश्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कि वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट अंदर डाल लें? बातचीत करें ज़्यादा से ज़्यादा, और देखें कब बातचीत हो सकती है। ये नहीं कि मौके की बात होती है। एक इस तरह का मुहावरा भी है कि मौसम का फल, आई डोंट नो पंजाबी में ये कहावत है कि फल मौसम का और बात मौके की। आप ध्यान से देखें किस वक्त जो है बात की जा सकती है, और बहुत अच्छे तरीके से जहन पे जोर दे के हस्बैंड से बेहतर अल्फाज के चुनाव के साथ बात करें। आप कन्विंस कर सकते हैं। व्हेन यू कीप ऑन सेइंग अ थिंग तो वो चीज़ें असर करती हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अल्फाज का सही चुनाव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा बातचीत की, जिस तरह आपने बात की कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही है और आजकल ज़्यादातर मतलब वाइफ्स की तरफ से ये शिकायत भी और शिकवा भी किया जाता है कि हस्बैंड्स हमारी सुनते ही कहाँ हैं। सुबह ऑफिस घर पे आए तो इतने थके हुए होते हैं, खाना खाया और हमें टाइम नहीं देते और सो जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्लैश आता जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है कि तुम टाइम नहीं देते, तुम टाइम नहीं देते। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको इनिशियल स्टेजेस पे हमें पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए एक तो हस्बैंड को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक तो आप बिल्कुल ही एब्सेंट हैं, काम पर हैं। अगर दिन में आपको 10 मिनट भी अच्छी कम्युनिकेशन मिल रही है ना करने को, जिसमें आप लोग घर के मामलात पे इवन बात करें, उसमें आप लोग प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दें इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हस्बैंड्स आधी बात बता रहे हैं, लाइक माई ओन हस्बैंड डज दैट, ये हर बंदा कर आधी बात बता दी, उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पहुँची हूँ किसी जगह पे तो आधी बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर आई एम गोना से कि ये क्या कर दिया आपने, मुझे पूरी बात नहीं बताई। तो वो चीज़ें हस्बैंड को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए और वाइफ भी अंडरस्टैंड कर ले कि हाँ ठीक है वो काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, फैमिली के लिए अर्न करने जा रहे हैं ना, तो शाम को थक जाता है। व्हेन आई गो बैक होम यूनिवर्सिटी के बाद जब मैं पहुँची हूँ, मैं खुद ड्रेन हुई थी मेंटल एफर्ट के बाद, कुछ भी नहीं बोला जा रहा होता ज़्यादा, और ये लड़ाई झगड़ा करने की एनर्जी भी नहीं बची हुई होती। तो वही सिचुएशन जो मर्द हजरात काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स घर में मौजूद हैं, वो सारा दिन डेफिनेटली इंतज़ार करती हैं ना कि हस्बैंड आएगा, हमसे कुछ बातचीत होगी, तो वो उनको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि उनके काम की लिमिटेशंस ऐसी हैं। इट्स ओके, बात नहीं हो रही, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड जो है ना वो आपकी सहेली बने, हर टाइम बातचीत करे। आप उसके लिए फ्रेंड्स बनाएं ना, अपना सर्कल बनाएं, ख़वातीन से बातचीत करें, कोई एक्टिविटीज़ हेल्दी नहीं। अब देखें गॉसिप भी इतनी ज़रूरी नहीं है, मतलब आप हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, जॉगिंग करें बच्चों के साथ। क्यों आपने एडल्ट सुपरविजन
सुपरविजन के बगैर बच्चों को बाहर साइकिलिंग के लिए भेजना है, आप खुद साइकिल बाय करें ना, उनके साथ जाएं साइकिलिंग पे। मैं खुद जाती हूँ, मैंने कभी अपने बच्चों को अकेले नहीं जाने दिया, उनके साथ हर एक्टिविटी, पार्क में खेलना है। इसलिए आप एक्टिव भी हैं और फिट भी है। जी, तो मेरे ख्याल से यही करना चाहिए, बिला वजह बैठ के नेगेटिविटी को अपने जहन में जगह ना दें, आप उसमें पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखें कि आप क्या कर सकते हैं। और उसमें अगर सोसाइटी का फिर आता है कि जी नेबर्स कह रहे हैं कि ये खातून साइकिलिंग कर रही है, मदर इन लॉ कह रही हैं कि आप क्यों जा रही हैं बाहर वॉक करने, हर रोज़ आपका क्या काम है शाम को घर से अंधेरे में निकल के जाने का। तो उसको प्रॉपरली निगोशिएट करें, अपनी प्रेजेंस और अपनी स्पेस को निगोशिएट करें। हस्बैंड सपोर्ट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, बाकियों की कोई परवाह नहीं है। यू डोंट हैव टू गो फाइट एंड टेल एवरीबडी कि मैं ऐसे कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ। हर कोई डिज़र्व नहीं करता कि आप उसको रीजंस बताएं। अगर आपके हस्बैंड के आपको सपोर्ट है, आपकी फैमिली के आपको सपोर्ट है, तो फिर दुनिया जो मर्जी करे उन्हें कहने दे, उनका तो काम है। वो ना आपको खुश देख सकती है, ना आपको वो अफसरदा देख सकती है, तो इसलिए वो जो कहते हैं ना उन्हें कहने दे। और आप अपने जो रिश्ते हैं ना उन्हें अच्छे तरीके से मजबूती से थामे रखें और खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखिए। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलील हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आएँ। और सोशल फैक्टर्स के हवाले से जनाब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नई चीज़ें भी जाननी है हमने कि डाइवोर्स रेट को किस तरह कम किया जा सकता है और हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इन तमाम तर रिश्तों के हवाले से। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं बासियों के मसाइल के हवाले से। तो रमज़ान की आमद है और हमारी हुकूमत और इंतज़ामिया तो ऐसी लंबी तान के सोए हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। पिछले 18 साल में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जैसे रमज़ान का महीना लाहौर में आना ही नहीं, क्योंकि हमने तो जब से होश संभाला है, अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसे ही देखा है कि भाई रमज़ान आने वाला होता है, शहर की रौनकें दुबाला होना शुरू हो जाती हैं। एक हफ़्ता पहले तक तमाम तर इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए जाते हैं, रमज़ान बाज़ार सज जाते हैं, इंतज़ामिया की जानिब से शहर में आमद रमज़ान मरहबा के बैनर्स, स्ट्रीमर्स लगा दिए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो सिर्फ एक दिन बाकी रह चुका है और अगर आज चांद नज़र आ गया तो आज से ही रमज़ान शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कुछ दिन पहले तक के इंतज़ामिया ने नवीद तो सुना दी थी कि इस बार कोई रमज़ान बाज़ार नहीं लगेंगे, क्योंकि जनाब निगरान हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कोई पैसा नहीं है। बाकी जो मर्जी काम होते रहे और अगर बात आए सिर्फ आवाम के मफाद की तो हमारे पास पैसा ख़त्म हो जाता है। पंजाब में 311 रमज़ान बाज़ारों के लिए 2 अरब 50 करोड़ मांगे गए और लाहौर के 31 रमज़ान बाज़ार लगाने का जो तखमीना था वो 65 करोड़ लगाया गया। और इसके अलावा आटे और चीनी पर 5 अरब 50 करोड़ के रिलीफ पैकेज का खर्चा फेडरल हुकूमत ने उठाने का ऐलान किया। और अगर बात की जाए पिछले साल की तो सूबे भर में 313 रमज़ान बाज़ारों पर 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई रमज़ान पैकेज पर, जबकि रमज़ान बाज़ारों में 10 किलो आटा 375 रुपये में फ़रोख्त हुआ और हुकूमत आटे पर 4.43 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही थी। इसके अलावा चीनी मार्केट की निस्बत से 10 रुपये सस्ती मिलती थी, 75 रुपये किलो मिल रही थी। और इसके अलावा मुर्गी का जो गोश्त था वो रोज़ाना की रेट लिस्ट से 10 रुपये सस्ता मिलता था। आटे रोज़ाना की रेट लिस्ट से 5 रुपये दर्जन जो थे वो सस्ते मिलते थे। तो इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार तो नहीं लगेंगे, अलबत्ता सस्ते आटे की जो लाइनें हैं ना वो मौत ज़रूर बांट रही हैं। और मुफ्त आटे की जो फराहमी है या सस्ते आटे की जो फराहमी है अब वो भी मुमकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि जनाब गंदम के रेट में इजाफा हो चुका है, रोटी महंगी हो चुकी है, आटा महंगा हो चुका है। और ना ही आप मेरे से पूछे, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं मतलब जिनके हम नाम लेते जाएंगे और वो हर चीज़ महंगी होती ही जाएगी। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में इमरान अकबर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रमज़ान बाज़ार क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं जो कि सिर्फ गरीब आदमी के लिए ही लगाए जाते थे। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। इमरान, सबसे पहले तो ये बताइए रमज़ान बाज़ार क्यों नहीं लगाए जा रहे, क्या वजह सामने आई है? देखिए मुनीबा, रमज़ान बाज़ार का तो पहले ही कह दिया था 2 हफ्ते कबल ही इन्होंने कि नहीं लगाए जाने, क्योंकि कफ़ायत से चलना है, पैसा कोई नहीं है। और PSL का भी आपके सामने ही था कि जिस तरह से मैच हुए हैं, जिस तरह से पैसे दिए गए हैं, लेकिन पैसे तो दिए गए ना फिर भी वो एक इशू ऐसा बन गया कि जिसकी वजह से पैसे देने पड़ गए मगर दिए नहीं जा रहे थे।
और मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो आपने आज अपने इंट्रो में बता दिया है सच यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है कि रमज़ान आता है, रमज़ान का पता लगता है एग्जैक्टली माह सियाम आ रहा सजती हैं शहर है, माह में, सियाम आ रहा है, बाजार लग रहे हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं, जगह जगह जाके दिखाते हैं कि शहरियों ने यहाँ से आके सब्सिडाइज चीज़ें जो है वो लेनी है। मगर इस बार जो है बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जो चले आटा फ्री दे रहे हैं मगर तजलील हो रही है, तजलील हो रही है, मौत बढ़ रही है इमरान, इंसानों मौत। के साथ जो लोग शहरी मकीन, बूढ़े, खातीन, बच्चे, बुजुर्ग लाइनों में लगे हुए हैं। और आप बिलीव करें, आप जाते हैं आपको समझ नहीं लगती हो गया रह गया। यानी कि हम जो भी ट्रक पॉइंट पे जाते हैं वहाँ पे ख़ास तौर पर जो खातीन है और मर्द ख़ास तौर पे जो अपनी दिहाड़ी छोड़ के आते हैं 2000-1500 रुपए की, वो उनको आटा मिलता ही नहीं शाम तक। वो कहते हैं 3 से 4 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए, जब हम पहुंचते हैं तो कहते हैं चिप वाला कार्ड लेकर आएँ, अगर चिप वाला कार्ड नहीं है तो आप दोबारा वापस जाएं और अपना नाम दर्ज कराएं। अब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो ऑफिसेज हैं वो दूर दूर हैं, 5 से 6 ऑफिसेज हैं जिनका एड्रेस भी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मेंशन कर दिया गया है। मगर कौन जाए, कौन काम करे इस तरह, ये तो इस तरह से हो रहा है। देखिए 31 रमज़ान बाज़ार लगते थे तो उन रमज़ान बाज़ारों में 2-2 ट्रक लगे होते थे, चाहे वहाँ पे सब्सिडाइज आटा दिया जाता था, फ्री नहीं दिया जाता था, मगर लोगों को मिल जाता था, लाइनें भी लगती थी, चीनी के लिए लाइन लगती थी। इस दफ़ा तो चीनी भी नहीं मिल रही सब्सिडाइज, इस दफ़ा तो कोई आइटम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ इस पे आपको आटे पे जो है वो किया गया है। और इसकी कहानी भी सिर्फ आटे पे किया गया है कि आटा सब्सिडी के साथ मिलेगा। इसकी भी कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आटे पे कैसे कर दिया गया। मैं वही तो पूछने लगी हूँ कि क्या सिर्फ लोगों ने इफ्तारी और सहरी में आटा खाना है? अब मुझे बताएं जरा, मैं कहता हूँ घी, चीनी, दालें, ये वो सारा कुछ यूटिलिटी स्टोर से आपको मिलना है सब्सिडाइज, वहाँ पे चीज़ें ही नहीं मौजूद होंगी तो अब लेकर क्या जाएंगे? आप मुझे बताएं कि एक दिन बाद रोज़ा है, आज चांदनी नज़र आएगा, कल आ जाएगा, जुम्मे को रोज़ा हो जाएगा, ठीक है। आप किस तरह से शॉपिंग करेंगे, किस तरह से जाएंगे, कर ही नहीं सकते। सूरत-ए-हाल होगी। आप ग्रोसरी लेने चले जाएं तो आपको पता चलेगा। घर चलाना होता है, कोई मजाक थोड़ी है, किचन चलाना होता है, सिस्टम है, बच्चे पालने हैं, तो ये पूरा सिस्टम चल रहा होता है। बिलीव करें मकीन जो है यानी कि इतना फुट पड़े हैं कि ना परेशान है, हैजान कैफियत में है, कंफ्यूज कर दिया गया है। इतना इबाम इस वक्त है मार्केट में, इतना इबाम है कि इस जगह पे आटा जो है उसकी कीमत है 648 रुपये। अच्छा, उसकी कीमत के ऊपर ब्लैक मार्कर फेर दिया गया है और वही आटा जो है वो 1158, 1160, 1200 रुपये तक बिक रहा है। और ये 10 किलो आटे के थैले की बात कर रहा हूँ जो मुतअद्दिद दुकानों से नायाब है इस वक्त, क्योंकि 15 किलो आटे का थैला बेचना है। हाँ, अच्छा, वो जो 15 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत थी 1800 रुपये, वो पहुंच गई है 2200 रुपये में। अच्छा, वो भी इसलिए 2200 का मिल रहा है कि वो मिलर्स का अपनी ये आइटम है, इसके ऊपर कोई सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जो ओपन मार्केट में गंदम का रेट है वो जो मिल्स को दिया जा रहा है वो 3900 है, 3900 रुपये। जो गला मंडियों में रेट बिक रहा है इसका गंदम का वो 5200 रुपये किलो है। और जो बंदा 5200 रुपये मन लेकर जाएगा वो आटा कितने का बेचेगा? अब मौजूदा सूरत हाल में ये तो हो गई गंदम आटे की कहानी, जो कि सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही पुरानी है और इसके अंदर पता नहीं क्या होता है, कौन लोग हैं जो इससे फ़ायदा लेते हैं, कौन लोग हैं जो गरीब का जो है के मुंह से नवाला छीनते हैं। गरीब का हक ही मार रहे हैं ना, हक मर गया जी आपका। पंजाब सूबा गंदम जो ज़मीन है हमारी सूबा पंजाब की, ये गंदम की शक्ल में सोना उगलती है और यहाँ पे आपके पास 52 लाख मेट्रिक टन हर साल, यहीं पे हमें आटा ही नहीं मिलता, हर साल गंदम आपकी जो है वो मिलती है किसानों से। अब देखिए आपने गंदम महंगी कर दी वक्त से पहले ही, जिसका रेट का तयन होना था प्रोक्योरमेंट के बाद उसका रेट का तयन कर दिया इन्होंने पुरानी गंदम के ऊपर। और मतलब अभी नई गंदम आई नहीं है और उसका रेट पहले ही कर लिया। अभी तो वो प्रोक्योर हो रही है, अभी तो उसका सिस्टम शुरू हुआ है, चोलिस्तान में हो रही होगी, अभी दूर दराज के लाहौर में अभी शुरू नहीं हुआ ये सिस्टम, क्योंकि अभी बारिशें हो रही हैं साथ, अभी जैसे जैसे गंदम आएगी ये तो एक सिस्टम चल रहा है अप्रैल मई तक। अच्छा, ये इसकी कीमत का तयन होना था जाके सितंबर में। अच्छा, सितंबर में, क्योंकि पुरानी गंदम जो है वो चलनी थी सितंबर तक।
और अब चूंकि अभी कर लिया उसका तयन, अब चूंकि बीच में रमजान आ गया है, पुरानी गंदम भी साथ साथ चलनी है क्योंकि लोगों को रिलीफ भी देना है, ये सारा कुछ करना है। इस दफ़ा सरकारी गोदामों को ताले नहीं लगाएंगे, मगर मैं आपको बिलीव करें बता दूं कि ना देखिए आपने आटा महंगा किया है, साथ ही मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की कॉल आ गई है कि जी हम तो 25 रुपए की रोटी देंगे। जो 15 रुपए की रोटी थी उसमें 10 रुपए का इजाफा किया गया है, वो 25 रुपए की रोटी। उनका ये कहना हमें भूल ही गए हैं, हमें फ्री आटा देते 10,000 तंदूरों को, हमें क्या चाहिए था रोजाना की 4 बोरियां 3 बोरियां हमें देते, हम 13 रुपए की रोटी कर देते। अच्छा। हम 2 रुपए रोटी और सस्ती कर देते। सही। अच्छा, उनका ये कहना है। अब मकसद ये कहने का है कि इस दौरान में इतनी अफरा तफरी पड़ी हुई है, कोई पॉलिसी नहीं बनाने वाला, कोई बताने वाला नहीं है किसी को, कोई पूछने वाला ही नहीं है। देखिए आप और मैं बात कर रहे हैं शहरियों की, ये मकीनों की आवाज़ है। आप कभी ट्रक पॉइंट पर जाके बिलीव करें, उनसे बात करें, रोना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये तकरीबन ये काम शुरू हुआ है संडे का, इतवार पीर मंगल और आज बुध है, चौथा दिन है आज। हाँ जी। 4 दिन में दो मौत हो गई हैं और किसी को कोई लेना देना नहीं। कोई बंदा गया होगा, कोई बुजुर्ग गया होगा, कोई आटा लेने गया है। इमरान मुफ्त आटे का रिलीफ अगर देना है तो कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए हमें। कोई आटा लेने गया है, उसके लिए बैठने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आप उनकी वीडियोस देखें जो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रही है, किस तरह धक्कम पेल हो रही है, कहीं पे 1 2 3 4 जगहों पे कोई इन्होंने शामियाने लगाए हैं। अच्छा। वो भी इसलिए लगाए कि दिखा दिया जाए कि हमने खातिन को बैठाया हुआ है। जहाँ पर आप अभी मराका चला जाए, यानी कि रायविंड मराके चला जाए, वहाँ पे ऐसे भीड़ लगी हुई है जैसे यहाँ पे कोई सोना बांटा जा रहा है, जैसे यहाँ पे कोई सोना बांटा जा रहा है। अब 25 लाख गरीब के लिए तो 25 लाख 10 किलो आटे का थैला देना है 1 माह में। अच्छा। और ये किन लोगों को मिलना है? 12 लाख लाहौरी हैं और जो बाहर के लोग हैं वो भी इधर से ले रहे हैं। सही। तकरीबन ये कुछ ज़्यादा नहीं तो 16-17 लाख लोगों को देना है इन्होंने, ठीक है, लाहौर शहर में। ये डिवीज़न की बात नहीं मैं कर रहा। ठीक है। अब ये 25 रमज़ान तक चलना है। जिसको आज एक आटे का थैला मिला उसको 10 दिन बाद फिर दोबारा मिलेगा दूसरा। अच्छा। फिर 10 दिन बाद मिलेगा। भाई आप एक ही दफ़ा 3 दे दें यार। अच्छा चले, आपकी एक पॉलिसी है, मान लेते हैं, हो गया, मगर आटा जिस तरीके से दिया जा रहा है वही तो नहीं जिस समझ आ रही तरीके से दिया जा रहा है, नहीं है, कोई ये आटा मैकेनिज्म लगाया ही नहीं है। ये आटे का ट्रक लगाया हुआ है, उसके ऊपर 4 जवान बैठा दिए हैं, उसके नीचे जो है खातीन को ऐसे लाइन में लगा दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया है। किसी का कोई चीज़ गिर जाएगी, किसी की कोई चीज़ छिन जाएगी, किसी को क्या पता चलेगा, किसी को जेब काट के ले गया, वो लेने गया है 650 रुपये का आटे का थैला और वापस आया 2000 रुपये उसकी पॉकेट में नहीं है, जो उसको 2-3 दिन के लिए इस्तेमाल करना होता है। बहुत बुरे हालात है। दालें आपकी महंगी बिक रही हैं। कहाँ है फिर ये हुकूमत, कहाँ है, क्या कर रही है हुकूमत? वो आपको पता ही तो है, कार्रवाइयां बाकी सारी चीजें चल रही है, सारा कुछ चलता रहा। वहाँ पे बिजी हैं हम लोग, बिजी हैं, काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत प्रेशर है, बहुत मसाइल हैं। अब आवाम को इस प्रेशर से, इन मसाइल से क्या लगे? क्या लगे? उन्होंने तो वोट ही देना है ना एंड पे, तो वोट तो उन्होंने अपने हक के हिसाब से देना है कि मैं उनको जो अच्छा लगेगा उनको ही मिलेगा। एग्जैक्टली। अब मैं क्योंकि ऐसी बातें भी बोल रहा हूँ, ये मेरी बातें नहीं है, ये जब हम अवाम में जाते हैं तो वो हमें ऐसी करारी बातें करते हैं। की कर लेगा, तो तू आगे है माइक लेके, और वो ऐसी भी बातें हम आगे माइक करते तो हमें क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं होना। ऐसी बातें भी कर देते हैं कि हम ऑनर भी नहीं चला सकते। अच्छा, वो ना हार गए हैं। असल रोला ये है, वो जिंदगी से भी हारे हुए हैं, परेशानियों से भी हारे हुए हैं। घर जाते हैं अलग मसाइल, दुकान पे जाते हैं अलग मसाइल, बिजली चली गई। अच्छा, उसके बाद अब बिजली आई है तो गाहक नहीं है, तो जो सामान रखा हुआ वो पुराना हो रहा है। जारी बात है, किसी ने सब्जी बेचनी है तो जो लेने आया तो वो तो चाहे 6 बजे आए शाम को, तो कहेगा भाई मुझे फ्रेश दो। बंदा पूछे तब कौन सी फ्रेश मिलती है सब्जी, फल कौन सा फ्रेश मिलता है शाम को, वो तो सुबह मिलता है आपको। अब मसाइल ये है कि आपके शहर में जो इसको सारी इंतजामिया है वो इसको सिर्फ आटा बिकवा रही है, और आटा उनसे बिकवाया नहीं जा रहा। अगर सारी इंतजामिया इकट्ठे होके आटा भी बिकवा रही है तो किस तरह बिकवा रही है कि वहां पर कोई हिसाब नहीं है, मर्द खवातीन इकट्ठे वहां पे, एक ट्रक पे 20 लोगों की ड्यूटीज हैं, जिसमें सिर्फ 40 ट्रक पॉइंट्स हैं। 2 करोड़ की आबादी है शहर लाहौर में, 2000 अमले समेत अफसरान की इसको 40 ट्रक पॉइंट्स पर ड्यूटी है, जिसमें LDA को भी कल शामिल कर लिया गया है, वासा को भी कल शामिल कर लिया गया। अच्छा। हमें ये समझने लगी कि चले लगा दिए ड्यूटीज़, क्या इंतज़ामिया के पास कुछ ऐसे हजरात नहीं है, मुखियर हजरात, कि जो आपको शामियाने दे दें?
जो आपको आप नहीं पैसे देना चाहते, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें, यार हमारे शहरी आ रहे हैं, हमारे लाहौर शहर के लाहौरिया आ रहे हैं, उनको हमने इज्जत के साथ आटा फराहम करना है, किस तरह से करें? उनको स्टेक होल्डर्स को बुला लें, वो उनको कह दें अगर आपने पैसे नहीं लगाने, हमारी कफायशरी चल रही है, सीएम पंजाब हमें पैसे नहीं दे रहे, हमें ये काम करना है, ये काम हमें करवा दें। आपने क्या जश्न बहारा नहीं कराया? Exactly. बगैर पैसों के जश्न बहारा नहीं कराया, वो भी तो स्पॉन्सरशिप आपको मिली किन लोगों ने, वो कुछ लोगों ने देखा हाँ, ना। exactly. अब जिन लोगों को आप सहूलत दे रहे हैं उनके लिए आप बैठने की जगह नहीं बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो करें। इतना ज्यादा लंबी लाइन, और गलियों में लाइनें लगी हुई हैं, गलियां बंद हैं। जिन गलियों में वकीलों ने वापस जाना है उनकी गली तो बंद हो गई। ट्रक जो है अल्लामा इकबाल रोड पे परसों गुजरा, अच्छा, तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम था, और मैंने फिर वहीं पे कैमरा बुलाया, वहीं पे मैंने अपना सारा वहाँ पे पैकेज बनाया, वहाँ पे मैंने दिखाया, कवर किया। उसके बाद एक और जगह पे गए, वहाँ पे भी यही सूरत हाल। अच्छा, फिर हमें ऐसी ऐसी फुटेजेस आती हैं कि ना आप बिलीव करें, उसमें ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं कि वो चला नहीं, ऑन एयर नहीं हम कर सकते। अब ये सूरत हाल आ गई है कि लोग भरे हुए हैं। आपने आटा दिया है, फ्री आटा दे रहे हैं, फ्री आटा देने के लिए आप शहरियों को आटे की बजाय शहरियों को इज्जत दें। देखिए और वहाँ पर जो अखलाकियात है ना, धजिया है वो उड़ाई जा रही है। जो अखलाकियात, ये क्या है, ऐसे आटा शहरी फिर धावा बोल देते हैं। एग्जैक्टली वो जब धावा बोला गया, आपने देखा ही था इस संडे को क्या हुआ। हाँ जी। तो वो ऐसे आटा फेंका जा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। लूटे भी गए हैं वहाँ पे। हाँ। अच्छा, अब जो लूटे गए हैं कहते जी हमने 25 लोगों के खिलाफ पर्चा करा दिया। बंदा पूछे यार वो आटा लेने आए हैं, आपने उनके ऊपर पर्चा करा दिया, किस बात पे? सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी नालायकी की वजह से। जब आप इस तरह फेंकेंगे तो फिर क्या इंसान क्या जब आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वही ऑन नहीं होगा। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है, मैंने अपनी दिहाड़ी पे नहीं जाना। आपका सॉफ्टवेयर ऑन नहीं हो रहा, 20 मिनट आधा घंटा सॉफ्टवेयर बंद है, लोग बैठे हुए ऐसे करके, ऐसे ऐसे पेपर देना उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए एक चीज़ है, ये कोई बैंकों के लगी, अब तो बैंकों के बाहर भी लगी कतारें खत्म हो गई हुई हैं। आप ऑनलाइन बिल अपना जमा करवाते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती घर पे। अब तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसा हो गया, ऐसा मैकेनिज्म बन गया हुआ है कि जिसके लिए आप अपने आप को, हमारी इंतजामिया के पास इस तरह का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि बंदे को मैसेज गया है कि आपका ये टाइम है, फलां जगह से जाकर आटा ले आना, किसी को पता नहीं चले। देखिए इस हाथ से 2 साथ वाले को पता ना चले। इतनी जलालत हो रही है, इतनी जलालत हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। हमें कई मैसेज आ रहे हैं कि भाई ज़रा उनको कह दें कि हमें 2 आटे के थैले दे दें, हमें मैसेज आया हुआ है मगर हमें आटे के थैले, अब मैं किसको जाकर कहूँ? अच्छा, दूसरा पॉइंट पे जाना पड़ेगा ना। जुल्म हमारे ऊपर भी तो ये हो रहा है ना कि वहाँ पे तो मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों से फिर महंगा आटा भी। हाँ, और उसकी अब देखें ना, एक तरफ आपने अरबों की सब्सिडी देकर वहां से अरब रुपए कमाए भी जा रहे हैं, फिर कान इधर से पकड़ कान इधर से पकड़ने बराबर नहीं है। पूछे कैसे भला? इधर आपने सब्सिडी कम दी है, यानी कि फ्री आटा स्कीम आप जो निकाली ये कम है, और जो इधर आपने आटा महंगा कर दिया, महंगा किया है, उसका इजाफी बोझ जो है, उसका इजाफी बोझ ये 25वें रोजे के बाद पता चलेगा, जब इन लोगों से भी पैसे लिए जाएंगे जिनको फ्री आटा दे रहे हैं। वो कहाँ से लेंगे? 1150 रुपए का आटा, यानी कि 1 किलो आटा 116 या 17 रुपए किलो होगा। अभी जो आटे का रेट है वो 64 रुपये 80 पैसे है, उससे पहले 56 रुपये था, उससे पहले 43 रुपये था, उससे पहले 39 रुपये था, और 39 रुपये से 2019 से लेकर 2023 में आपने इतना जंप लगा दिया है। 117, देखिए 116, और ये ओपन मार्केट में ये वो रेट है जो हमने आटे के थैले के मुताबिक निकाला है। अच्छा। जब आपने खुला आटा लेने जाना वो आपको 116 का इतना नहीं बेचेगा। हाँ। वो तो कहेगा भाई इधर आए ना जरा, बड़ी मुश्किल से तू आया मेरे पास 5 किलो, उसे ऐसे कैलकुलेटर भाई 800-900 बन गया, ये बन गया, यानी कि इस तरीके से उसने पैसे लेने हैं डबल। हर बंदा ये कह रहा है ज़ख़ीरानंदोज़ी अपनी जगह पे है, चीनी अपनी जगह पे है, आटा अपनी जगह पे है, घी अपनी जगह पे है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि अल्लाह अल्लाह करके बंदा ना अल्लाह अल्लाह करके बंदा बाहर आता है कि मेरी जान छोड़ गई इसमें। इन शॉर्ट इमरान के रमजान में कोई रिलीफ नहीं दे रही है निगरान हुकूमत। देखिए लाहौर के शहरियों को तो फिलहाल कोई नहीं मिल रहा। 4-5 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सदीक मलिक साहब की, तो उन्होंने कहा कि जी हम ना पेट्रोल दे रहे हैं, हमने फार्मूला तय किया है 50 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा, 1000 सीसी की जो गाड़ी होगी 1000 सीसी की जो गाड़ी होगी उनको 50 रुपये लीटर सस्ता मिलेगा। और जो जैसे ही वो ऊपर जो बंदा होगा, अब आप अपना हिसाब निकाल लीजिएगा सारा। चलिए हम मानते हैं मोटरसाइकिल ज़्यादा है, लोग सफ़र करते हैं, अब उनका क्या कसूर है जो 50 रुपये ज़्यादा दें? वाई चले उनको ये कह दें जी हम उनसे पैसे नहीं लेंगे, वो तो आ गई महंगाई की चक्की में फीस रहे।
अब इधर के पैसे पकड़ के आप उधर दे रहे हैं, आपने क्या दिया? कुछ नहीं, बराबर हो गया वो। जो पैसे बड़ी गाड़ी वाला देकर जाएगा वो सारे पैसे तो इधर आ गए। तो ये तो एक फार्मूला निकाला है कि इन लोगों से पैसे निकाल कर हम आपको दे रहे हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं। आप ना ही दें यार, क्यों तकसीम डाल रहे हैं? अब ना ही आटा दें, क्यों तकसीम डाल रहे हैं? अगर आपने महंगा ही करना था, ना ही आप, यानी कि सब्सिडाइज आपने करनी है चीज़ें। कफ़ाये शहरी मुहिम चल रही है, अब अगर पैसा नहीं है, ये कौन सा पैकेज है जिस पैकेज पे हम चलना चाह रहे हैं और उस पैकेज से लोगों को खुश करना चाह रहे हैं? एक घर में 2 बहन भाइयों को खुश करके 2 को नाराज़ कर दिया। ये कैसे, ये हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप इस तरह से चलना चाहते हैं कि एक जो है आप एक ही जगह पे, यहाँ पे शामियाना नहीं लगा हुआ, यहाँ पे टक पॉइंट लगा हुआ है अनारकली बाज़ार में, और वो 4 सामने दुकानें हैं, वहाँ पे 1150 रुपये का वही वाला आटा। अच्छा, एक और बात है, जो सबज थैले में आटा है उसका मेयार अच्छा नहीं है, वो हमने चेक करवा लिया है। उसमें हर दफा यही होता है। वो आजकल में हमारे पास सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा। वो उसकी गंदम, उसका वो पीसा हुआ चॉकर है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो चॉकर होती है वो स्टोमक के लिए बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, मगर हर बंदा कहता है मैं साफ आटा खाऊं। साफ आटा, तो 15 किलो आटे का थैला आप जरा लें। आप कहेंगे मैंने आज के बाद 10 किलो आटे का थैला नहीं लेना। वजह क्या है? उसमें जमीन आसमान का फर्क उसमें मिल वाले को भी पैसे उसके हिसाब से मिलते हैं, और उसको पता होता है कि ये लोग कौन से लेकर जाते हैं। वो उसी आपको पता 15 किलो आटे का थैला जो आपके जितने भी लाहौर के जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट, वो ना लेते हैं आटा। इस मयार का मिल रहा है तो फ्री वाला आटा किस मयार का मिल रहा होगा? मैंने आपको बता तो दिया। अब लोग घर जाकर जब एक थैला खोलेंगे और वो 6 से 7 घंटे बाद उसको एक थैला मिला होगा, वो क्या सोच रहा होगा? क्या कहेगा अपने बच्चों को कि मैं दोबारा आटा लेने जा रहा हूँ? उसके पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो मजबूर होगा फिर वही जिस मयार का उसको मिल रहा है फिर वही खाएगा। जलसे की इजाजत मिल गई है पीटीआई को कि वो 26 मार्च को जलसा कर सकते हैं। मीनार पाकिस्तान पर डिप्टी कमिश्नर ने दे दी इजाजत। क्या इस दफ़ा मामला तय पाए हैं? देखिए, डिप्टी कमिश्नर एक ना जिम्मेदार होता है शहर का, और वो हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक चलता है। जो हुकूमत ने कहना है उन्होंने वही करना है। हुकूमत कह देगी कि जी गाय का रंग काला है, इसको वाइट क्यों नहीं किया इन्होंने, इसको वाइट करवाएं, वो वाइट करवा देंगे, वाइट करवा देंगे। अच्छा, फिर ये एक वाकया भी है, इसको मैं उसके साथ थोड़ा सा करना। हुकूमत कहेगी ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे उन्होंने अपना एक प्लान का हिस्सा बनाना होता है वैसे वैसे वो उनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं। तो इस दफ़ा ये हो रहा है कि हाई कोर्ट के ज़रिए ये सारा काम हो रहा है। कल उन्होंने हाई कोर्ट से टाइम मांगा था कि हम एक दिन में अपनी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के साथ बैठ के मीटिंग करके तमाम SOPs को फाइनल करके जो तरीके इंसाफ के मुंतज़मीन हैं उनके साथ बातचीत करके हम सुबह अपना जवाब जो है दाखिल अदालत करा देंगे। तो आज उन्होंने वो जमा करवा दिया। रात को उन्होंने कोई तकरीबन आई थिंक 10:15 बजे इसका NOC जारी कर दिया था, इनको इजाज़त दे दी थी। 26 मार्च को जलसा होने जा रहा है, इतवार के रोज़, और आपको पता है कि इतवार के रोज़ ये जलसा होगा। कल मुझसे टाइमिंग का पूछा जा रहा था, तो तरावी के पहले पहले जो है वो उन्होंने इसको वाइंड अप करना है। नमाज तरावी से पहले पहले इसको वाइंड अप करना है। अब देखें कि आपको पता ही है तरीके इंसाफ के जलसों का कि वो कहते तो यही है, तो फिर आगे क्या बनता है। मगर जो एक चीज़ लेकर दी हुई है अंडरटेकिंग, उसमें यह कहा गया है कि जी साउंड सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल बाहर मेन शाहराहों पर नहीं किया जाएगा, कोई रैली नहीं निकाली जाएगी, कहीं पे कोई शामियाना नहीं लगाया जाएगा, कहीं पे कोई वो झंडे नहीं बाहर लगाए जाएंगे। रास्तों में जो ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर होगा वहीं पे होगा। उसका जो स्टेज है, उसका जो फेस है वो होगा आपका शंघाई ब्रिज की तरफ, और उसमें आप जो ग्रेटर इकबाल पार्क के सामने जो ब्रिज है उसकी तरफ स्टेज करेंगे, और मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे ही जलसा किया जाएगा। अब इसमें यह भी नहीं पता कि वहाँ पे तरीके इंसाफ के चेयरमैन आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें तय नहीं हुई। बस ये तय हुआ है कि NOC उसको जारी किया गया है तरीके इंसाफ के जलसे के लिए। बाकी जो मामलात हैं वो डिटेल्स में पता चल जाएंगी आज या कल में। हमारे साथ इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए, रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, आटे की फराहमी के हवाले से बात की है, और जलसे की इजाज़त मिल गई है PTI को, उस हवाले से बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। तो जनाब आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसे यौम आब का नाम भी दिया गया है। पानी कुदरत का अजीम तोहफा है जो ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है बल्कि जानवरों, परिंद चरिंद, दरख्तों, पौधों और फूलों के फलने और फूलने के लिए भी अहम तरीन जुज़ है। इंसानी जिस्म में 60% हिस्सा पानी का है और इसी तरह ये भी कहा जाता है कि 71% कुराए अर्ज़ भी पानी पर ही मुश्तमिल है। और पानी की इसी अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल 22 मार्च को पानी का आलमी दिन मनाया जाता है और ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए माहौलियात की तस्दीक के बाद 1993 में पहली बार 22 मार्च को मनाया गया और अक़वाम मुत्तहिदा के इदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया में 2.1 अरब इंसान पीने के साफ पानी से महरूम है और हर 4 में से एक स्कूल में पानी जो साफ पानी है वो दस्तयाब ही नहीं है और रोज़ाना 700 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही डायरिया का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। और दुनिया भर के 80% अफराद जो देहातों में आबाद हैं गैर सेहतमंदाना ज़राए से पानी हासिल करके वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और 1959 मिलियन लोग तालाबों और नदी नालों से पानी हासिल कर रहे होते हैं। हर 3 में से एक फ़र्द पीने के साफ पानी से महरूम रहता है और कहा यह भी जा रहा है कि 2050 में 7.5 अरब अफराद ऐसे इलाकों में रह सकते हैं जहां साल में 1 माह पानी की कमी होगी। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जनाब जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे पानी की अहमियत के हवाले से और किस तरह इसके हवाले से हमें मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद है इंजीनियर अहमद हमाद साहब हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अहमद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। अच्छा अहमद साहब, आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, तो बताइएगा इस हवाले से कि हमारी ज़िंदगी में पानी की क्या अहमियत है और इसके लिए मज़ीद हमें क्या क्या इक़दामात उठाने की ज़रूरत है कि साफ़ पानी हमें मिल सके। देखिए, बुनियादी तौर पे आपने तमाम स्टेटिस्टिक्स को अपने में आपने बताए हैं और पानी की अहमियत तो बेपनाह है और जिस जगह पानी नहीं होगा वहाँ जिंदगी मुमकिन नहीं है। तो अल खिदमत फाउंडेशन और दीगर बहुत से अदारे पाकिस्तान में इस पे काम कर रहे हैं। बुनियादी चीज़ तो अवेयरनेस है, जो आप लोग भी आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि पब्लिक में अवेयरनेस हो और वो पानी के को ज़ाया करने से बचाएं और उसकी हिफाजत करें और काफ़ी आने वाली नस्लों के लिए इसको प्रिजर्व करें। तो इसके साथ साथ जो करने का काम है कि जो लोग इस वक्त पानी से महरूम हैं, तो किसी जगह पे पानी नहीं है, किसी जगह पे पानी है लेकिन वो साफ पीने के काबिल पानी नहीं है, किसी तरह बहुत जगह पे मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको टैकल करने की ज़रूरत है कि उन इलाकों में काम किया जाए ताकि जो इंसानी ज़िंदगी है उसको बचाया जा सके। तो इस सिलसिले में जो हम लोग हैं, हम लोग मुख्तलिफ इलाकों की जो ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के तकरीबन 20,000 प्रोजेक्ट्स छोटे बड़े से लेकर और ग्रेविटी फ्लो स्कीम से लेकर वाटर वेल्स तक बहुत सारे सोलर सबमर्सिबल पंप्स हैं और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। 20,000 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हम लगे हैं और उसमें तकरीबन हर रोज 5 बिलियन 50 लाख अफराद से पानी पीते हैं। तो बुनियादी तौर पर बहुत से अदारे इसी तरह के जैसे दीगर अदारे भी। अहमद हमाद साहब की आवाज़ मेरे ख्याल से थोड़ी सी लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, उनसे दोबारा से लाइन कनेक्ट करते हैं। और जनाब आज पानी का दिन मनाया जा रहा है और पानी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है और इसके साफ़ पानी के हसूल के लिए ख़ास करके हमें किस तरह के इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। कुछ रिसर्च इस हवाले से हमारे
सामने आई है, जो हम लोगों ने रिसर्च वर्क किया है, कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पानी का बहरान संगीन होता जा रहा है और पानी ख़त्म क्यों हो रहा है। इस हवाले से जो रिसर्च है वो भी कुछ आपके साथ में शेयर कर दूं कि आलमी माहौलियाती जो इदारे हैं या आलमी मालियाती जो इदारे हैं, उनके मुताबिक दुनिया भर के ममालिक जिनको पानी की किल्लत का सामना है, उस फहरिस्त में पाकिस्तान इस वक्त तीसरे नंबर पर है। और इसके साथ साथ UNDP और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान 2025 तक पानी की किल्लत का शिकार हो जाएगा। अभी हम 2023 में और 2025 तक बताया जा रहा है कि पानी की किल्लत का शिकार हो सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। इंजीनियर अहमद अमाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लाइन मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी है। अच्छा अहमद साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पानी की किल्लत का सामना हमें करना पड़ रहा है और जितने भी हमारे आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 2025 तक हमें मज़ीद पानी के जो किल्लत है उसका सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है इनिशियल स्टेजेस पे हमें अब क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें और इसकी किल्लत का आगे जाके हमें सामना ना करना पड़े? देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो वाटर रेजर्वायर्स हैं कि छोटे बड़े, अगर बहुत बड़े वाटर रेजर्वायर्स के लिए, डैम्स के लिए हमारे पास बजट नहीं दिया तो हमें छोटे छोटे वाटर रेजर्वायर्स मुश्किल इलाकों की के हिसाब से बनाने जरूरी है ताकि उनमें पानी को स्टोर किया जा सके। बलूचिस्तान जैसे इलाके में भी गुज़िश्ता सालों में तकरीबन 300 के करीब छोटे बड़े डैम्स बने हैं। इसी तरह हर जगह पे ये ज़रूरत इस नंबर की है कि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम डैम्स बनाएं, रेजर्वायर्स बनाएं और कोशिश करें कि वाटर की स्टोरेज को मुमकिन बनाया जा सके। देखें, जब भी पानी होता है, अब सैलाब आया था, आपने देखा इतना ज़्यादा पानी हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन अब उस थोड़ा अर्सा गुजरेगा तो हमारे पास पानी की कमी हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पे वाटर के जो रेजर्वायर्स एंड डैम्स हैं यही इसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं कि जब हमारे पास एम्पल वाटर हो तो हम उसकी स्टोरेज करें और उसके बाद उसको हम जब ज़रूरत हो तो उसको हम इस्तेमाल। लेकिन अहमद साहब, एम्पल वाटर को स्टोर करने के लिए हमें डैम्स भी तो चाहिए ना। डैम्स की भी तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर किल्लत है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 15 मीटर से बुलंद जो डैम्स हैं, ये आबी ज़खायर की कुल तादाद सिर्फ 153 है। और अगर इसके बरक्स बात कर ली जाए, हिंदुस्तान की ही बात कर ली जाए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर डैम्स की तादाद 3200 है। तो कालाबाग डैम समेत पाकिस्तान में डैम्स क्यों नहीं बनाए जा रहे? इस तरफ क्यों नहीं हम आते कि पानी के ज़खायर के हवाले से ज़्यादा इकदाम उठाए जाए, काम किया जाए, इस हवाले से डैम्स बनाए जाएं? देखिए जी, डैम्स का जो इशू था ये बुनियादी तौर पे एक बिल्कुल टेक्निकल इशू था जिसको पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिसाइज किया गया और इसको बुनियादी जो असल मसला था कि इंडिया से जो पानी पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता है उस पे अगर हम डैम बर वक्त बनाते तो वो पानी हमारे इस्तेमाल में। अब जब हमने वो डैम्स नहीं बनाए तो उसके नतीजे में जब भी इंटरनेशनल कोर्ट में या इंटरनेशनल फोरम्स पे बात रखी जाती है तो वो सब लोग इंडिया के हक में फैसला दे देते हैं कि जब आप लोगों ने, पाकिस्तान ने डैम्स नहीं बनाए तो वो सारे का सारा पानी इंडिया यूज करने का इख्तियार रखता है क्योंकि आप उसको समंदर में फेंकते जा रहे हैं। अब मसला ये है कि ये सारा जो एक टेक्निकल इशू था, कालाबाग डैम एक बड़ी आइडियल साइट थी हमारे लिए और उस एक नेचुरल रिजर्वायर था, इसको बहुत आसानी से एक बहुत बड़े डैम में कन्वर्ट किया जा सकता था। इस पे आपने बहुत ज़्यादा शमसुल मुल्क, इंजीनियर शमसुल मुल्क जो कि बाबडा के चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत बड़े सीनियर इंजीनियर थे, उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की और बहुत ज़्यादा उनकी इस पे पब्लिकेशंस और न्यूज़ पे सुनी गई है। तो वो बुनियादी मसला यही था कि एक प्योरली टेक्निकल इशू को पॉलिटिसाइज किया गया और बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने इस डैम को नहीं बनने दिया, कालाबाग को स्पेशली नहीं बनने दिया और बड़े डैम्स को नहीं बनने दिया। और उसी का नतीजा ये हुआ है कि जो पानी पाकिस्तान में फ्लो कर रहा था वो पानी जाके समंदर में गिर के ज़ाया हो जाता था और उसके नतीजे में हमारा उस पर ग्रेजुअली राइट खत्म होता जा रहा है और इंडिया उस पर डैम्स बनाते जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारी प्रायोरिटीज़ का मामला है। हमें हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, भले वीक गवर्नमेंट्स थी या पावरफुल गवर्नमेंट्स थी, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि कालाबाग डैम या दीगर डैम्स को बनाया जाए और पानी को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि जो असल
देखें जी, एक वक्त आएगा कि पानी ही मेन इशू हो जाएगा कि अगर पानी नहीं होगा तो आपका जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। किसी को आपसे जंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को आपसे किसी तरह का दीगर मामला करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपका पानी अगर खत्म हो जाए या पानी रोक दिया जाए तो आपकी जिंदगी मुअत्तल हो सकती है। तो इसमें ये है कि ये प्योरली टेक्निकल इशू है, इसमें बहुत सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। जिस तरह हम दीगर मामला बहुत संजीदगी से लिए जाते हैं, लोग इस पे सोचते हैं और एक डिबेट चल रही होती है, स्पेशली आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो बुनियादी तौर पर पानी पे भी एक डिबेट होनी चाहिए कि ये अगर ये हमने इस पे फिक्र ना की और मेहनत ना की तो आने वाले चंद सालों में हमारे जो आबाद इलाके हैं, जो हमारे जहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है, वो जगह भी वीरान हो जाएंगी और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये तो कुछ हमने ये बात कर ली कि किस तरह इन चीज़ों को होना चाहिए। विद इन पाकिस्तान भी हम देखते हैं कि बड़े मसाइल हैं पानी को लेकर, कि सूबों के दरमियान भी पानी की तकसीम का एक बड़ा मसला रहता है, जो मैं तो कहूँगी कि सियासत की नज़र हो जाता है और जिस पर खूब सियासत भी की जाती है और चमकाई भी जाती है। तो इस मसले को किस तरह हल किया जा सकता है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, यही मैं अर्ज कर रहा था, अगर इस पर खुल के बात की जाए तो बुनियादी तौर पे इस मसले को पोलिटिसाइज कर दिया गया है और इसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं, फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व, जिन्होंने ये सोची समझी यहाँ पे एक कैंपेन चलवाई है और कि जी अगर फलां जगह डैम बन जाएगा तो वो फलां जगह के लिए नुकसानदेह होगा, अगर फलां सूबे में पानी ज्यादा दिया जा रहा है, फलां सूबे में कम दिया जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे ये है कि इसमें नेशनल हमें एक एजेंडा बनाना चाहिए, एक कौमी सोच के साथ, कौमी दायरे में सब मिल के ये सोचें और बैठें। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक हमें मिसाके मईशत करना चाहिए, इसी तरह पानी पे भी हमारा एक बहुत बड़ा एकॉर्ड होना चाहिए। सारे बैठ के इस पे सोचें और अगले 100 साल का सोचें, ये ना सोचें कि वक्ती तौर पे हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, या ये कि अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिमेंट्स जो फॉरेन फंडेड एलिमेंट्स, कोई एनजीओज, कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो इसके ऊपर कैंपेन्स करते हैं। तो इन सब को करने के लिए हमें एक वाटर एकॉर्ड करना पड़ेगा, सबको बैठ के एक इस पे सोचना पड़ेगा और एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमने अपने आने वाली नस्लों पे ये पानी किस तरह प्रिजर्व करना है और पानी के रिजर्वायर्स और डैम्स और इनको किस तरह डेवलप करना है और उसको किस तरह पॉलिटिक्स से हट के इसको प्योरली टेक्निकल इशू के तौर पर डील करना। मतलब एक लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसीज़ हमें बनानी चाहिए वाटर को रिजर्व करने के हवाले से, या किस तरह उसे हम लोग उसकी जो बहरान और एक जो किल्लत आगे आने वाले जो खदशा पैदा हो रहा है कि 2025 में इसकी किल्लत हो जाएगी, उससे बचना चाहिए। अच्छा, दूसरा यहाँ पर मसला ये है अहमद साहब कि जो आलूदा पानी है वो भी हम लोग पीने पर मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज़ साफ़ पानी की फ़राहमी बड़ा ही एक मुश्किल टास्क है कह लें इंतज़ामिया की तरफ से। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह के इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि नाक़िस इंतज़ामात और जो इंतज़ामिया उसकी नाअहली तो सामने है हमारे, कि हर घर में, और बताया तहकीक के मुताबिक ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में जो 40 लाख बच्चे हैं वो इसी वजह से कि हर साल या वो बीमार पड़ जाते हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से क्या हम इक़दामात उठा सकते हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पे जो शहरों में आप अगर देखें तो अगर आप किसी जगह भी टेस्ट करवाएं पानी का, किसी में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा होगा, किसी में अदरवाइज कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होगी जो कि पीने के काबिल नहीं होता और उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। और इसमें बुनियादी तौर पे हमारा ये भी मिसमैनेज हुआ है मामला। गवर्नमेंट्स ने हज़ारों प्लांट, बाहर से प्रोजेक्ट्स आए, हज़ारों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से ज़्यादातर प्लांट जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट्स चला रही थी वो ठीक है। बंद पड़े हुए हैं, उनकी रिपेयर नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं ठीक होती। है जी। इंजीनियर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनसे हम बात कर रहे थे क्योंकि आज वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, तो किस तरह पानी के हसूल के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से और पानी के ज़खायर के हवाले से किस तरह हमें काम करना चाहिए, इकदाम उठाने चाहिए, उनसे बात कर रहे थे। अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया।